जैसे कि हमने पहले भी अपने दिनचर्या के बारे में चर्चा की थी और देखा था कि आयुर्वेदिक स्वास्थ्य और निरोग्य के 3 स्तंभ होते हैं और उनमें से पोषण सबसे पहला स्तंभ है। और तब मैंने आपसे यह कहा था कि अध्ययन के एक अन्य भाग में हम पोषण पर चर्चा करेंगे। तो आइए अब हम विस्तार से ये देखें कि आयुर्वेदिक पोषण के सिद्धांत क्या हैं। आयुर्वेद में जो शब्द हम पोषण के लिए उपयोग में लेते हैं वो है आहार। इस आहार का मतलब सिर्फ उस भोजन से नहीं है जो हम खाते हैं, अपितु उन सब चीजों से है जो कि हम 5 इंद्रियों से ग्रहण करते हैं। तो एक तरह से देखा जाए तो भोजन हमारे पूरे आहार का सिर्फ 1/5वां भाग है। हम जो भी जानकारी आज ग्रहण करते हैं वो हम अपनी आंख, कान, नाक और अपनी चमड़ी के द्वारा ग्रहण करते हैं और यह सब आहार के अंतर्गत ही आते हैं। परंतु यहां हम अपनी चर्चा सिर्फ उस भोजन तक सीमित रखेंगे जो कि हम मुंह से खाते हैं। अब जब हम आहार की बात करें तो हम उसे 2 भागों में बांटेंगे। पहला उसका पारिमाणिक पहलू और दूसरा उसका गुणात्मक पहलू। आइए देखें यह गुणात्मक पहलू क्या है। गुणात्मक पहलू शरीर के 3 दोषों पर आहार का प्रभाव है। हम यह पहले ही देख चुके हैं कि 3 दोष शरीर के वे 3 जैव ऊर्जा हैं जो शरीर के सारे कार्यों को नियंत्रित करती हैं। असल में आहार का प्रभाव शरीर के इन तीनों गुणों पर होता है और जो भोजन हम खा रहे हैं वह शरीर के तीनों गुणों को किस प्रकार बदल रहा है, यह आहार का गुणात्मक पहलू है। और दूसरा है परिमाणात्मक पहलू। अब यह परिमाणात्मक पहलू क्या है? परिमाणात्मक पहलू है कि हम एक प्रकार का भोजन कितनी मात्रा में खाते हैं। परिमाणात्मक पहलू के आधार पर भोजन को 2 भागों में बांटा गया है। पहला भारी भोजन और दूसरा हल्का भोजन। भारी भोजन वो होता है जो पचाने में भारी होता है और हल्का भोजन वो होता है जो आसानी से पचाया जा सकता है। इन 2 कारणों पर यह निर्भर करता है कि परिमाणात्मक पहलू के आधार पर हमें कितना भोजन खाना चाहिए। और दूसरा पहलू जो खाने की मात्रा को निर्धारित करता है वो है शरीर की खाने को पचाने की क्षमता। अगर किसी की पाचन शक्ति अच्छी है तो वह ज्यादा खा सकता है और अगर किसी की पाचन शक्ति कमजोर है तो उसे कम खाना चाहिए। अब भारी और हल्के खाने की बात करें तो जो खाना ज्यादा तेल युक्त या मीठा होता है वो भारी खाने की श्रेणी में आता है। तो पेट भरने के लिए जितना आपको खाना चाहिए उसका सिर्फ 1/3 या आधा भाग ही भारी खाना होना चाहिए। जैसे अगर 1 प्लेट खाना मेरी भूख को संतुष्ट करता है तो मुझे उसका आधा ही खाना चाहिए क्योंकि वो भारी खाना है। और जहां तक हल्के खाने की बात है तो आप उतना खा सकते हैं जितना आपकी भूख शांत करने के लिए जरूरी है, क्योंकि वो खाना हल्का है और आसानी से पचाया जा सकता है। यह आयुर्वेदिक पोषण की एक परिमाणात्मक समझ है। जब हम परिमाणात्मक पहलू की बात करते हैं तो जो दूसरी बात जरूरी है और ध्यान रखने योग्य है वो है यह दोषों पर क्या प्रभाव डालता है। जब हम परिमाण की बात करते हैं तो 2 चीजें हो सकती हैं। एक तो हम बहुत कम भी खा सकते हैं और दूसरा हम बहुत ज्यादा भी खा सकते हैं। तो कम खाने से क्या होगा? कम खाने से हमें शरीर में हल्कापन लगने लगता है जो सीधा जुड़ा हुआ है वात से। इसलिए अगर हम बहुत ज्यादा खा लेते हैं या बहुत कम खाते हैं तो वात भी असंतुलित हो जाता है। अगर हम सही समय पर भोजन नहीं करते तो भी वात असंतुलित हो जाता है और इससे पाचन तंत्र पर भी प्रभाव पड़ता है। अगर हम बहुत ज्यादा खाते हैं तो क्या होता है? हम आग का उदाहरण लेते हैं। हमारे शरीर का पाचन तंत्र खाना पकाने के समान है। हमारे पाचन तंत्र एक आग के समान है और अगर हम उस आग पर बहुत सारा भोजन डाल देंगे तो क्या होगा? वह आग बहुत कम है और अगर हम उस पर बहुत सारा भोजन डालेंगे तो वह आग भोजन को पूरी तरह से पका नहीं पाएगी और बुझ जाएगी और वह भोजन कच्चा और अपरिवर्तित रह जाएगा, जिसे आयुर्वेद में जीव विष कहा जाता है। यह अनचाहे विष हमारे शरीर की विभिन्न नलियों में रुकावट पैदा कर देते हैं जो बाद में रोगों का रूप ले लेते हैं और जिसे तकनीकी भाषा में आव कहते हैं। आपने सुना होगा बहुत सारे लोग कहते हैं कि उनके शरीर में आव हो गई है। यह आव अक्सर उस अधिक भोजन से होती है जिसे पचाने की क्षमता आपके शरीर की आग के पास नहीं है। तो यह आयुर्वेदिक पोषण के परिमाणात्मक तत्व का दूसरा पहलू है। आइए अब हम वापस गुणात्मक पहलू पर चर्चा करें। हम भोजन के गुणों को किस प्रकार समझें? जिस प्रकार हम गुणों को दोष के माध्यम से समझाते हैं, जैसे वात दोष, पित्त दोष, कफ दोष, उसी प्रकार आयुर्वेद में भोजन के गुणों को उसके स्वाद के अनुसार समझाया गया है।
भोजन का स्वाद ही भोजन के गुणों को परिभाषित करता है और आयुर्वेद में भोजन के 6 स्वादों का वर्णन किया गया है। वो कौन से 6 स्वाद हैं? पहला है मीठा, खट्टा, नमकीन, चरखा, कसैला और कटु। यह वो 6 गुण हैं जिस पर भोजन का स्वाद निर्भर करता है। उदाहरणतः अगर हम कहें कि भोजन मीठा है तो मीठे के कुछ गुण होते हैं, जैसे मीठा ठंडा होता है, मीठा भारी होता है और मीठा थोड़ा गीला होता है। जैसे कि हम कहेंगे कि यह भोजन मीठा है तो आप समझ जाएंगे कि वो भोजन ठंडा, भारी और गीला है। तो यह वह तरीका है जिससे कि भोजन के गुणों का पता चलता है और इन गुणों का प्रभाव दोषों पर भी होता है। अब हमें परिमाणात्मक एवं गुणात्मक दोनों पहलुओं की सामान्य जानकारी हो गई है, तो कुछ ऐसी आदतें हैं जो हमारे शरीर में भोजन के बेहतर पाचन एवं समावेश में काफी सहायक होती हैं। सही समय पर भोजन करना भोजन पाचन से जुड़ी सबसे पहली आदत बताई गई है। भोजन का सही समय होता क्या है? आयुर्वेद में यह बताया गया है कि हमें एक दिन में 3 बार भोजन करना चाहिए और इसमें सबसे महत्वपूर्ण दोपहर, जो कि एक पित्त समय है, में लिया गया भोजन होता है, क्योंकि उस समय हमारे शरीर की अग्नि सबसे श्रेष्ठ और प्रज्वलित होती है। और यह भी सलाह दी जाती है कि हमें रात का भोजन खाना चाहिए। रात का भोजन जहां तक हो सके हमें सूर्यास्त से पहले खा लेना चाहिए, क्योंकि हमारे शरीर की अग्नि सूर्य की गति से जुड़ी हुई है। सूर्य उदय के साथ हमारे शरीर की अग्नि बढ़ना शुरू होती है और सूर्यास्त के साथ कम होने लगती है। तो इसलिए यह सलाह दी जाती है कि रात का भोजन जल्दी कर लेना चाहिए। जल्दी भोजन करने का एक और फायदा यह भी है कि हमें सोने से पहले उस भोजन को पचाने का अधिक समय मिल जाता है, क्योंकि जब हम सोते हैं तो हमारी यह पाचन अग्नि भी कम हो जाती है और जो भोजन हमने खाया है वह पूरी तरह पचता नहीं है और इसी अपाच्य स्थिति में पूरी रात हमारी आंतों में जमा रहता है और यह आगे जाकर कई बीमारियों का कारण बन जाता है। इसलिए शाम को किया गया भोजन सोने से पहले अच्छी तरह पचाना जरूरी है। यह तो बात हुई खाने के सही समय के बारे में। कुछ लोगों को आदत होती है कि वे हर थोड़ी देर में कुछ न कुछ खाते रहते हैं, जिसकी आयुर्वेद सलाह नहीं देता, क्योंकि यह हमारे शरीर के जैविक सामंजस्य को बिगाड़ देता है। ये वो सामंजस्य है जो हमारे शरीर में पचाने की अग्नि पैदा करता है। यह अग्नि खाने को पचाती है और फिर कम होने लगती है। अगर हम निरंतर खाते रहेंगे तो अग्नि के पास अपने आप को वापस से प्रज्वलित करने का समय नहीं रहेगा और यह अग्नि अनियमित या निरस्त हो जाएगी और इसकी वजह से हमारा पाचन तंत्र काफी कमजोर हो जाएगा और हमारे शरीर में कई प्रकार के जैविक विष जमा हो जाएंगे। दूसरा महत्वपूर्ण पहलू है हाथ धोना। आयुर्वेद के अनुसार हमें भोजन ग्रहण करने से पहले अपने हाथ, पांव और आंखों को अच्छी तरह से धो लेना चाहिए। इसके पीछे मुख्य सिद्धांत पाचन अग्नि को नियंत्रित करना है। आंखों को धोने से हम उस अधिक अग्नि को नियंत्रित कर रहे हैं जो हमारे शरीर के कोने कोने फैल सकती है। पांव भी पाचन अग्नि को नियंत्रित करने का काम करते हैं। इसलिए जब हम पांव धोते हैं तो हम उस अग्नि को शरीर के मध्य तक पहुंचाते हैं, जो कि शरीर के विभिन्न कोनों तक पहुंच गई है और इस प्रकार अग्नि भोजन को पचाने के लिए शरीर के मध्य में एकत्रित हो जाती है। इसलिए हाथ, पांव और आंखों को अच्छी तरह से धोने की सलाह दी जाती है, जो कि सफाई का भी प्रतीक है। तीसरी सलाह है खाने को हमेशा बैठकर आराम से खाया जाए। आजकल हम देखते हैं कि लोग अक्सर जल्दी में रहते हैं और वे जल्दबाजी में खड़े खड़े गाड़ी चलाते हुए या भागा दौड़ी में अपना खाना खाते हैं। यह आदतें आजकल आमतौर पर देखी जाती हैं, परंतु आयुर्वेद के अनुसार ऐसा करने से अनेक स्वास्थ्य संबंधी रोग उत्पन्न हो सकते हैं, क्योंकि हमारा शरीर उस भोजन को ग्रहण करने के लिए तैयार नहीं होता। जब हम आराम से बैठते हैं तो हमारा मन शांत और संतुलित होता है और आयुर्वेद कहता है कि उस समय हमें कोई और कार्य जैसे पढ़ना, बोलना या टीवी नहीं देखना चाहिए। केवल अपने खाने की ओर देखो और उसे अपने शरीर के सभी इंद्रियों से महसूस करने की कोशिश करो। तो आयुर्वेद यह सलाह देता है कि हमेशा अपने भोजन को बैठकर ग्रहण करें। क्यों? क्योंकि बैठने से आप शांत एवं संतुलित महसूस करते हैं। कभी भी यह सलाह नहीं दी जाती कि आप जब चिंतित हों, अशांत हों या परेशान हों तब भोजन करें, क्योंकि इससे आपके पाचन तंत्र पर प्रभाव पड़ता है और शरीर में विभिन्न प्रकार के विष और रोग उत्पन्न हो सकते हैं। हमेशा शांत और संतुलित मन से अपने भोजन को ग्रहण करें। आपकी नाक से उसे सूंघें, कान से उसे सुनें, उसके बारे में बात करें और अपनी सभी इंद्रियों से महसूस करने की कोशिश करें।
जितना अच्छी तरह और पूर्णतः आप भोजन को महसूस करेंगे, उतना ही अच्छा आपका भोजन करने का अनुभव होगा। इस प्रकार आयुर्वेद हमें उस भोजन का संपूर्ण अनुभव लेने में मदद करता है जिसे हम खा रहे हैं। ऐसा भी कहा जाता है कि खाना खाते समय किसी का ध्यान बातों में या कहीं और नहीं लगाना चाहिए। आजकल आमतौर पर यह देखा जाता है कि व्यापारिक भोज का चलन बढ़ता जा रहा है, जहां हम खाने के दौरान गंभीर व्यापारिक तथ्यों पर विचार विमर्श करते हैं, और यह बात आयुर्वेद के सिद्धांतों के पूरी तरह विपरीत है। आयुर्वेद के अनुसार हमें खाना खाते समय अपनी सारी ऊर्जा को शरीर के मध्य में एकत्रित करना चाहिए, जिससे कि हम अपने भोजन को अच्छी तरह से पचा पाएं। हमारे आसपास किसी भी प्रकार का ध्यान भटकाने वाला माध्यम जैसे कि मोबाइल, किताब, टीवी आदि नहीं होना चाहिए, क्योंकि यह चीजें हमारे पाचन की क्रिया पर विपरीत प्रभाव डालती हैं और आयुर्वेद कभी भी इसकी सलाह नहीं देता। अगला बिंदु यह है कि हमेशा ताजा बना हुआ भोजन करना चाहिए। आयुर्वेद के अनुसार हमें हमेशा वह भोजन खाना चाहिए जो कि 3 घंटे से ज्यादा पहले न बना हो। तो वह खाना जिसे पहले से बनाकर फ्रिज आदि में रख दिया गया हो, वह ग्रहण नहीं करना चाहिए। अक्सर ये देखा जाता है कि आजकल लोग एक साथ खाना बनाकर उसे कई सप्ताह के लिए फ्रिज में एकत्रित कर देते हैं और फिर उसमें से थोड़ा थोड़ा भोजन निकालकर गर्म करके खाते रहते हैं। इस तरह की सलाह आयुर्वेद कभी नहीं देता, क्योंकि वह खाना जिसे बनाकर लंबे समय तक रख दिया गया हो, वह अपनी ऊर्जा एवं गुणों को खो देता है, और ऐसा भोजन ना तो आसानी से पचाया जा सकता है और ना उसे खाने का कोई फायदा है, क्योंकि उसमें कोई भी पोषण तत्व नहीं बचता। इसलिए बचे हुए और बासी खाने से परहेज रखना चाहिए। आयुर्वेद की अगली सलाह यह है कि हमें मौसम के अनुसार ही भोजन करना चाहिए, यानी कि वह खाना चाहिए जो हमारे आसपास उगता है और उस खास मौसम में उगाया जाता हो। क्यों? क्योंकि उस मौसम में उगने वाले पौधों में एक विशेष प्रकार के गुण पाए जाते हैं जो उस मौसम में होने वाले दोष एवं असंतुलन को दूर करता है। प्रकृति ने ही इसे इस प्रकार से निर्धारित किया है कि अगर हम मौसम के अनुसार भोजन ग्रहण करने की आदत बना लें, तो हम अपने शरीर के दोषों के असंतुलन को दूर कर सकते हैं। अब भोजन के क्रम का भी अपना एक महत्व है। खाने का पहला तत्व जो सबसे पहले पचता है वह है मीठा तत्व। तो खाने की सबसे पहली अवस्था है मीठी अवस्था, उसके बाद आती है खट्टी अवस्था और फिर आती है पाचन की तीखी अवस्था। क्योंकि मीठी चीजें पचने में सबसे लंबा समय लेती हैं, इसलिए हमें सबसे पहले मीठी चीजें खानी चाहिए और फिर दूसरी। और आज भी मैं कुछ ऐसी सभ्यताओं को जानता हूं जहां खाने से पहले मीठा खाया जाता है, और यह आयुर्वेद की सलाह से काफी मिलता है। आयुर्वेद यह भी कहता है कि हमें अपने भोजन में 6 प्रकार मीठा, खट्टा, कसैला, तीखा आदि स्वाद, जिनकी हम पहले चर्चा कर चुके हैं, इन सभी को शामिल करना चाहिए। वास्तव में हमारे खाने का ज्यादातर भाग मीठे स्वाद का बना होता है, जो कि हमारे खाने का मुख्य स्वाद बनाता है। यह हमारे शरीर के ऊतकों का निर्माण करता है, परंतु भोजन में इसके अलावा और भी स्वाद कम मात्रा में शामिल किए जाने चाहिए, क्योंकि यह हमारे शरीर की पाचन एवं अन्य गतिविधियों को नियंत्रित करते हैं। अगला बिंदु है भोजन करने की गति। आयुर्वेद के अनुसार ज्यादा तेजी से या बहुत धीरे भोजन नहीं करना चाहिए। सर्वकेषु मध्या, जैसे कि हमने पहले भी कहा, हमेशा हमें बीच की राह चुननी चाहिए। ज्यादा धीरे या ज्यादा जल्दी खाने से हमारे पाचन तंत्र पर प्रभाव पड़ता है, इसलिए हमेशा सही गति से भोजन करना चाहिए। और अब अगला बिंदु है पानी पीना। हमें कब और कितना पानी पीना चाहिए? हमें पानी भोजन के पहले या बाद में या भोजन करने के दौरान पीना चाहिए। पानी गर्म या ठंडा हो, यह सब वह प्रश्न है जिसका जवाब आयुर्वेद देता है। आमतौर पर आयुर्वेद गर्म पानी पीने की सलाह देता है, क्योंकि अगर हम ठंडा पानी भी पीते हैं तो हमारा शरीर उसे पचाने से पहले गर्म करता है। इसलिए आयुर्वेद यह सलाह देता है कि या तो गर्म या फिर सामान्य तापमान पर रखा पानी पीना चाहिए। अब हमें पानी भोजन करने से पहले या उसके बाद पीना चाहिए। जिन लोगों को अपना वजन कम करना है, उन्हें खाना खाने से पहले पानी पीना चाहिए। भोजन करने के दौरान अगर जरूरत पड़े तो बहुत थोड़ी मात्रा में गर्म पानी पीनी चाहिए। यह पानी भोजन को निगलने में व पचाने में मदद करता है, परंतु बहुत ज्यादा मात्रा में नहीं पीना चाहिए। यह पानी भोजन के लिए एक रस की तरह काम करता है, पर जब खाने के बाद पानी पीने की बात आती है तो आयुर्वेद इसके लिए बिल्कुल मना करता है। यह बहुत हानिकारक हो सकता है, क्योंकि
इस समय शरीर भोजन को पचाने की कोशिश कर रहा होता है और अग्नि प्रज्वलित होने की कोशिश कर रही होती है। और फिर आप जानते हैं कि क्या होगा अगर आप आग के ऊपर पानी डाल देंगे। वह अग्नि बुझ जाएगी और पाचन क्रिया खत्म हो जाएगी और इससे शुरुआत होगी अनेक बीमारियों की। इसलिए यह बहुत जरूरी है कि आप भोजन करने के बाद पानी ना पिएं। मैं इस चीज पर इतना जोर इसलिए दे रहा हूं क्योंकि मैं ऐसे बहुत से लोगों को जानता हूं जिन्हें खाना खाने के बाद 3 से 4 ग्लास पानी पीने की आदत होती है, जो कि काफी हानिकारक है और इससे मधुमेह, मोटापा और कई अन्य बीमारियां हो सकती हैं। अगली महत्वपूर्ण सलाह जो आयुर्वेद देता है वह योगा से जुड़ी हुई है। हमेशा भोजन करते हुए हवा दाईं ओर से आनी चाहिए। जैसे कि मैंने पहले भी समझाया था कि दाहिनी दिशा ताप से जुड़ी होती है। जैसे कि मैंने आपको पहले भी समझाया था कि सोते हुए हमेशा अपनी दाईं ओर सोना चाहिए, जिससे कि सांसें हमेशा बाईं ओर जाएं, क्योंकि दाईं ओर हमेशा ठंडी होती हैं। और जब खाने की बात आती है तो इसका विपरीत होता है। सांसें शरीर के दाईं ओर जानी चाहिए, जो हमारे पाचन की अग्नि को बढ़ाती हैं। तो आयुर्वेद योगा की धारणा के अनुसार यह सलाह देता है कि हमेशा खाना खाते हुए हमारी सांसें दाईं ओर जानी चाहिए। जिन लोगों को भोजन पचाने में मुश्किल होती है, इन लोगों के लिए आयुर्वेद ने एक बहुत ही सरल सी विधि बताई है। थोड़ी सी घिसी हुई अदरक को काले नमक और हिमालयन नमक के साथ मिलाकर भोजन करने से पहले सेवन करने से हमें किसी भी प्रकार के पाचन संबंधी तकलीफ, गैस आदि से छुटकारा मिल सकता है। तो ये कुछ सामान्य जानकारियां हैं जिन्हें भोजन करते समय हमें ध्यान में रखना व अपनाना चाहिए। और भी कई जानकारियां हैं, पर ये कुछ ऐसी महत्वपूर्ण बातें हैं जिन्हें हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में अपना सकते हैं। आयुर्वेद में भोजन के 6 स्वादों का वर्णन किया गया है और इन स्वादों के आधार पर भोजन के गुण निर्धारित होते हैं। हम पहले भी इन स्वादों के बारे में बात कर चुके हैं। ये स्वाद किस प्रकार निर्धारित किए जाते हैं? ये 2 प्रकार से निर्धारित किए जाते हैं। पहली तो वह अनुभूति है जो हमारी जीभ पर महसूस होती है। जब हम कोई भी पदार्थ अपनी जीभ पर रखते हैं और जो अनुभूति महसूस करते हैं, उससे उस पदार्थ का स्वाद निर्धारित होता है। दूसरा होता है उन चीजों का शरीर पर प्रभाव, जिन्हें कई बार जुबान महसूस नहीं कर पाती, परंतु उनका शरीर पर एक महत्वपूर्ण प्रभाव होता है। तो उनके क्रिया और प्रभाव के आधार पर हम उनका स्वाद निर्धारित करते हैं। आगे हम देखेंगे कि इन स्वादों के क्या उदाहरण हैं। सबसे पहला आता है मीठा स्वाद। यह मीठा स्वाद केवल चीनी में नहीं, अपितु और भी कई अन्य पदार्थों जैसे अनाज या कोई भी ऐसी चीज जिसमें कार्बोहाइड्रेट, वसा या प्रोटीन आदि मिलते हैं, उनमें पाई जाती है। फिर आता है खट्टा स्वाद, जैसे आंवला, नींबू, अनार आदि। यह कुछ ऐसे उदाहरण हैं जिनमें खट्टा स्वाद पाया जाता है। नमकीन, जैसा कि आप पहले से जानते हैं कि आयुर्वेद में अनेक प्रकार के नमकों का वर्णन किया गया है। ऐसे अनेक पदार्थ हैं जिनमें नमकीन स्वाद पाया जाता है, जैसे समुद्री नमक, काला नमक आदि। फिर आता है तीखा स्वाद, जैसे मिर्ची, अदरक, दालचीनी आदि। फिर आता है कसेला स्वाद, जैसे करेला। कई और भी पदार्थ और आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों का स्वाद भी कसेला होता है। लोग शिकायत भी करते हैं कि इन जड़ी बूटियों जैसे कि गुलुची, रसना, गुगुलू को निगलना काफी मुश्किल होता है। कच्चे सलाद का स्वाद भी कसेला होता है। कच्चे फल जैसे कि कच्चे केले का स्वाद भी कसेला होता है। और फिर आता है चरखा स्वाद, जो मिलता है कच्चे फलों में, खीरा और ऐसा कोई भी फल जो मुंह में एक सूखा सा प्रभाव पैदा करे। आइए अब देखते हैं कि इन स्वादों का हमारे शरीर के दोषों पर क्या प्रभाव होता है, क्योंकि कोई भी रोग सिर्फ तभी उत्पन्न होगा जब शरीर के दोषों में किसी भी प्रकार का असंतुलन पाया जाएगा। और इन रोगों का उपचार भी इन स्वादों की मदद से दोषों को संतुलित करने पर ही निर्भर है। तो यह भाग आपकी जानकारी के लिए सबसे महत्वपूर्ण है कि स्वाद का दोष के ऊपर क्या प्रभाव होता है। यह याद रखने में बहुत आसान है। पहले 3 स्वाद, मीठा, नमकीन और खट्टा, पानी को हमारे शरीर में एकत्रित करते हैं। कोई भी स्वाद जो पानी को हमारे शरीर में एकत्रित करता है वह कफ को बढ़ाता है, और जो भी कुछ कफ को बढ़ाता है वह हमेशा वत को घटाता है। तो मीठा, खट्टा और नमकीन हमेशा कफ को बढ़ाते हैं और वत को घटाते हैं, और बाकी 3 स्वाद वत को बढ़ाते और कफ को घटाते हैं। अब बाकी रहता है पित्त दोष। वे कौन से स्वाद हैं जो पित्त दोष को बढ़ाते हैं? वे स्वाद जिनमें अग्नि के तत्व होते हैं
वे पित्त दोषों को बढ़ाते हैं। वे 3 स्वाद जिनमें ये अग्नि के तत्व मौजूद होते हैं वे हैं खट्टा, नमकीन और कसेला। तो ये 3 स्वाद शरीर में पित्त दोष को बढ़ाते हैं और बाकी 3 स्वाद उन्हें घटाते हैं और यह 6 स्वादों का शरीर पर प्रभाव होता है। अब हम यह चर्चा करेंगे कि हर स्वाद का शरीर पर क्या प्रभाव होता है और इन स्वादों का शरीर में क्या कार्य होता है। मीठा स्वाद कफ को बढ़ाने वाला होता है, जिसका कार्य शारीरिक शक्ति को बढ़ाना, शरीर को बढ़ाना, बालों पर, आवाज पर होता है। यह एक गैलेक्टोगोग की तरह भी कार्य करता है, जो कि मां के शरीर से दूध बनाने में मदद करता है। दूसरा है खट्टा स्वाद, जो कि पित्त एवं कफ दोनों को बढ़ाता है। यह पोषण प्रदान करता है एवं शोधक के रूप में कार्य करता है। शोधक यानी विरेचक, अर्थात यह मल को शिथिलता प्रदान करता है। छूने में तो यह ठंडा होता है, परंतु जब हम शरीर के अंदर ग्रहण करते हैं तो यह गर्म होता है। यह खट्टे स्वाद का एक मुख्य गुण होता है। अगला स्वाद होता है नमकीन, जो कि कफ एवं पित्त बढ़ाने वाला होता है। यह शरीर में पाचन करने में मददगार होता है। नमक का गुण थोड़ा तेलीय होता है, तो यह शरीर में तेल उत्पन्न करता है और पाचन उत्पन्न करता है। तो पसीना हमेशा नमक से नियंत्रित होता है। जिन लोगों को ज्यादा पसीने की शिकायत हो उन्हें नमक कम खाना चाहिए। अगला आता है कसेला स्वाद, जो कि पित्त और वात बढ़ाता है। इसका क्या कार्य होता है? कसेला कार्बोनेटेड होता है, अर्थात ये गैस को निकालने में मदद करता है। इसलिए जिन लोगों को गैस की शिकायत हो उन्हें यह लेने की सलाह दी जाती है। यह एक पाचन साफ करने वाला और घावों को सुखाने वाला स्वाद है। अगर किसी को मवाद भरे घावों की शिकायत है तो उन्हें यह लेना चाहिए। कसेला स्वाद तोड़ने वाला भी होता है, यानी कि अगर किसी के शरीर में गांठ या गिल्टी हो या उनकी रक्त वाहिकाओं में कोलेस्ट्रॉल जमा हो तो यह कसेले पदार्थ उन्हें तोड़ने में मदद करते हैं। तो इस प्रकार के तत्व जड़ी बूटियों के समान कार्य करते हैं। अगला स्वाद है कड़वा स्वाद। यह स्वाद वात को बढ़ाता है। कड़वा स्वाद शरीर में एकत्रित सारे जैव विषों को बाहर निकालने का काम करता है। यह जीभ को साफ करता है और एक पाचक की तरह काम करता है। वास्तव में तो यह स्वाद दूसरे स्वादों के अवबोधन में हमारी मदद करता है। कड़वा स्वाद ठंडा, अपमार्जक, सुखाने वाला और रगड़ कर निकालने वाला होता है। इसके लिए हम फिर यह उदाहरण देखते हैं कि हमारे शरीर में अगर रक्त वाहिकाओं में कोलेस्ट्रॉल जमा हो जाए तो कड़वे स्वाद की चीजें उन्हें रगड़ कर बाहर निकालने में मदद करती हैं। यह कड़वे स्वाद का मुख्य कार्य एवं गुण होता है। अगला आता है चरखा स्वाद, जो कि वात को कम करता है। चरखा स्वाद वायु व पृथ्वी का बना होता है और यह सुखाने वाला व ठंडा करने वाला होता है। तो जिन लोगों को घाव हों उन्हें इस स्वाद के पदार्थ खाने चाहिए। तो यह 6 स्वादों के कार्य होते हैं और यहाँ उन 6 स्वादों की चर्चा का अंत होता है जो आयुर्वेदिक आहार का आधार माने जाते हैं। हमने इनके कार्य एवं इनके प्रभावों को जाना। एक और चीज जो हमें ध्यान रखनी चाहिए वह ये है कि यह स्वाद कभी भी प्रकृति में अकेले नहीं पाए जाते। यह स्वाद हमेशा किसी स्वाद के साथ पाए जाते हैं। कुछ ऐसे पदार्थ हो सकते हैं जिनमें मीठा, खट्टा व नमकीन स्वाद पाया जाता है और एक स्वाद दूसरे से अधिक मात्रा में हो सकता है, परंतु दूसरे स्वाद भी मौजूद होते हैं और हमारे शरीर में कुछ कार्य करते हैं। तो हमेशा हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि स्वाद हमेशा संयुक्त रूप से मौजूद होते हैं। आयुर्वेद में 63 विभिन्न प्रकार के संयुक्त स्वाद पाए जाते हैं। अगर आप सभी 6 स्वादों को लेकर अलग अलग संयोग बनाएं तो 63 विभिन्न प्रकार के स्वाद बन सकते हैं और वह भोजन जिसमें 4 से 5 प्रकार के विभिन्न स्वाद पाए जाते हैं वह काफी पौष्टिक माना जाता है और वे आयुर्वेद के अनुसार श्रेष्ठ भोजन कहलाते हैं। इसका उदाहरण है आंवला, जिसमें नमकीन के अलावा 5 विभिन्न प्रकार के स्वाद पाए जाते हैं। तो कहीं ना कहीं यह शरीर में 5 स्वादों का कार्य कर रहा है, इसीलिए इसे च्यवनप्राश में भी मिलाने की सलाह दी जाती है। आप में से बहुत लोगों ने च्यवनप्राश का नाम सुना होगा। इस च्यवनप्राश में क्या होता है? च्यवनप्राश 90% आंवले का बना होता है और ये आयुर्वेद में एक श्रेष्ठ भोजन माना जाता है। दूसरा पदार्थ जो कायाकल्प करने में मदद करता है वह है त्रिफला। आपने अक्सर सुना होगा यह त्रिफला किसका बना होता है? यह आंवले का बना होता है और इसमें हरिता की भी मौजूद होता है और ये एक और ऐसी जड़ी बूटी का उदाहरण है जिसमें 5 विभिन्न प्रकार के स्वाद मौजूद होते हैं। तो जितने ज्यादा स्वाद मौजूद होंगे उतना ही श्रेष्ठ वह भोजन माना जाएगा। तो यह थे आयुर्वेदिक श्रेष्ठ भोजन की कुछ अवधारणाएं। इस लघु चर्चा के साथ मैं अध्ययन के इस भाग का अंत करना चाहूंगा।
आयुर्वेदिक आहार में इसके अलावा भी बहुत कुछ आता है, परंतु हमने यहाँ कुछ मुख्य सिद्धांतों पर चर्चा कर ली है जो कि आपको आगे भी इस आहार के बारे में समझने एवं पढ़ने में मदद करेंगे। धन्यवाद।